हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप से सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था कि सॉल्यूशंस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है, यानी हमने सॉल्युबिलिटी को पढ़ा था। फिर हमने राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ देखा था, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समझते हुए टॉपिक्स को हम लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते रहें। जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग जो टॉपिक से सोचते हैं कि नहीं ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता, इंपॉर्टेंट नहीं है, और टीचर भी उसको ज़्यादा कराता नहीं और क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं। जैसे भी हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particles and not on their nature। तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हम जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो उन टाइप की प्रॉपर्टीज को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। यानी जो हमने इसमें मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, हमने सॉल्यूट को मिलाया सॉल्वेंट में, तो जो हम सॉल्यूट जो मिला रहे हैं, हम कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितना हम डाल रहे हैं उसके अंदर, उन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें ये मतलब नहीं है कि हमने नमक डाला, चीनी डाला, मतलब कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है, या नंबर मोलैरिटी या मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पहला जो होता है, हम चार टाइप पे पढ़ेंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सो क्या होता है, देखो जब हम आपस कभी भी कोई समझते हुए चलेंगे चीज़ों को, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपको बोर्ड्स के लिए सारा चीज़ें क्लियर रहेगी, ठीक है। आप एक वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं इसको, ठीक है, आपका बोर्ड्स एकदम क्लियर हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। एक प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ हमारे पास सोल्यूशन, लेट्स से हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। दोनों ही क्या है, प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से वाटर है दोनों, ठीक है। तो ये वाटर है, ये भी वाटर है, ठीक है। ये वाटर है एंड ये भी वाटर है, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो वाटर के रहेंगे, ठीक है। जो से मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, वाटर के। सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के। इसमें भी वाटर के, ठीक है। तो इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मगर मान लो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, जैसे हमने इसमें सॉल्ट डाला, ठीक है। जब हमने सॉल्ट डाला तो इसमें किसी मॉलिक्यूल्स भी आ गए सॉल्ट के, ठीक है। इसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। इसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए एंड दोनों के मॉलिक्यूल मिक्स हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा एक तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जो कि वाटर है, सॉल्वेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड है ना, वाटर। एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। तो इन दोनों में जब हम बॉईल करेंगे, इन दोनों को बॉईल करेंगे जब हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब पानी जिसमें नमक बिल्कुल नहीं है और एक तरफ पानी जिसमें नमक है, तो जो हमारे पास पानी है जिसमें नमक मिलाया हुआ, जिसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ऐसा होता है क्यों है कि जब हम टेम्परेचर हीट देंगे इसको, तो क्या होगा, इसमें से वेपर्स फॉर्म होंगे, इसमें से वेपर्स फॉर्म होंगे, इसमें से वेपर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। वेपर्स दोनों में फॉर्म हो रहे हैं, मगर हो क्या रहा है कि इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को एस्केप करना बहुत आसान है, क्योंकि इवापोरेशन जो होता है, यानी हीट देने के बाद जो इवापोरेशन होता है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। उसको एरिया से मतलब है, सरफेस से मतलब है टॉप सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो कौन निकलेगा, जो सबसे ऊपर होगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एस्केप करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे, यानी यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसको हम बोलेंगे P1 नॉट, बिकॉज ये वेपर प्रेशर किसी वजह से आ रहा है, एक प्योर सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। तो हम प्योर प्रेशर को हम किसी दिखाते हैं P1 नॉट से, राउल्ट लॉ में आपको पता ही था, यानी प्योर प्रेशर को किसी कहा था, P1 नॉट से। तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें मिक्सचर की यानी सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाटर तो स्किप करा थोड़ा थोड़ा,
मगर जो नीचे वाटर्स हैं सॉल्ट के नीचे है ना, या कुछ एरिया सॉल्ट भी लिया है, तो इस वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, और जो नीचे वाटर मॉलिक्यूल है सारे, ये सबको स्किप करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट में होगा यहाँ पे भी इवापोरेशन होगा, मगर यहाँ पे वाटर देखो कम एरिया मिला इसको। अगर मान लो ऊपर से अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है ऊपर से। ठीक है, और इस वाले केस में वाटर भी है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है, सॉल्ट भी है ना। मान लो इतना सरफेस एरिया सॉल्ट ने ऑक्यूपाई किया है लेट एग्जाम्पल के लिए, और इतना वाटर ने किया है। ये दोनों मतलब रैंडमली करते हैं, मगर हमने इसको अगर एक तरफ सेट कर दिया, ओरिएंट कर दिया एक तरफ, कि वाटर को हमने एक तरफ कर दिया सारे मॉलिक्यूल को जो ऊपर है टॉप सरफेस पे, और सॉल्ट वाले एक तरफ। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। तो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर का एरिया है वो पहले से कम है, पहले पूरा था अब देखो कम है। जब रिजल्टेंट वाटर का एरिया कम है तो इवापोरेशन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवापोरेशन कम होगा, यानी वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि जब हम when a solute is added to a pure solvent, the vapor pressure of resultant solution is lowered by सम अमाउंट, है ना। हम ये देखते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कितना कम हो जाता है, अगर हम बात करें कितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना लोअर होगा वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कितना कम होगा, तो ये कितना होगा। मान लो पहले वेपर प्योर स्टेट में जब पानी एकदम अकेला था तब उसका वेपर प्रेशर, मान लो वेपर प्रेशर था 10 पास्कल, एज्यूम करें तो वेपर प्रेशर कितना था 10 पास्कल। हमने सॉल्ट डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 8 पास्कल, कम हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है सॉल्ट भी ऑक्यूपाई कर लेंगे ऊपर का एरिया। जब सॉल्ट भी है तो उसको निकलने में दिक्कत होगी, वेपर में बनने में दिक्कत होगी, तो फिर क्या है वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर ही कम बनेगा ऊपर, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वाटर के, क्योंकि वाटर को स्किप करने से कोई रोक नहीं रहा, वाटर पूरा पूरा ऊपर जा रहा है, पूरा पूरा ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा वेपर्स बनेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। यहाँ पे वाटर देखो क्या है, वाटर कम ऊपर जा रहा है, बिकॉज इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला। तो चाहे आप पहले सकते हो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, तो इसमें पे लिख सकते हो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जब भी हम ऐसे सॉल्यूट डालते हैं जो वेपर नहीं, मतलब जो खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वाटर को भी रोकेगा ऊपर जाने से, क्योंकि ऊपर ऑक्यूपाई करेगा एरिया, जिससे वाटर को निकालना मुश्किल हो जाएगा ऊपर। और वेपर प्रेशर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम वेपर बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर लगेगा, तो कम हो रहा है। पहले कितना था 10 पास्कल प्रेशर था, अब कितना हो गया 8 पास्कल, तो कितना कम हुआ, आप बोलोगे 10 - 8 2 पास्कल, यानी 2 पास्कल का प्रेशर घट गया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर को लिख सकते हैं डेल्टा पी कितना हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1। अब देखो यहाँ पे P1 नॉट क्यों, क्योंकि प्योर जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था, और जो आपका वेपर प्रेशर नेक्स्ट वाला है यानी सॉल्यूशन का, जिसको हम P1 दिखाएंगे, P1 जो है वो कम है। तो कितना कम है, P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, तो ये आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि रिलेटिवली कितना वेपर प्रेशर कम हो, यानी अगर हम बात करें पहले कितना था अब कितना हो गया, मतलब कितना कम हुआ, और उसको हम रिलेट करेंगे, यानी दोनों को। अगर हम रिलेटिव मतलब किसके लिए यूज करते हैं, जब हम चेंज इन वेपर प्रेशर को रिलेट करें विद पहले कितना प्रेशर था। अब पहले कितना प्रेशर था प्योर स्टेट में P1 नॉट था, तो हो जाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो इसमें क्या है, हम परसेंटेज निकालने किसका, कितना चेंज हुआ प्रेशर का डिवाइड बाय कितना टोटल था पहले। जैसे अगर आपको बोला जाए कि परसेंटेज निकालो कि अभी कितने नंबर आए, है ना, तो कैसे निकालोगे आप, आपको 80 नंबर आए कितने में से, आउट ऑफ 100, तो लिखते हो ना आउट ऑफ 100, यानी कितने नंबर है कितने में से, तो कितना प्रेशर चेंज हुआ कितना था पहले, तो हमने इसे निकाल लिया रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं दोनों टर्म को। तो डेल्टा पी हमें निकाला था कितना था, P1 नॉट माइनस P1, और नीचे आ गया P1 नॉट। ठीक है, तो ये हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर इसको हम आगे देखें तो ये प्रोपोर्शनल होगा, या हम बोल सकते हैं इक्वल होगा। ठीक है, इसी बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको दिमाग में आ रहा हो कैसे आया फॉर्मूला, तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखो हमें पता है डेल्टा टी से बराबर होता है चेंज इन वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, और राउल्ट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P1 नॉट, जो P1 होता है वो होता है P1 नॉट इंटू Xi1, पढ़ा था ना राउल्ट लॉ में।
तो डेल्टा पी जो हो जाएगा, इस जगह डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Ψ1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस P1 की जगह वैल्यू रख दी P1 नॉट Ψ1। ऐसे कॉमन ली डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस Ψ1। अब ये कैसे सोल्यूशन है, बाइनरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्ट और वाटर। तो हमने देखा है बाइनरी सोल्यूशन के लिए Ψ1 प्लस Ψ2 जो होता है 1 के बराबर होता है, एंड आगे फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा Ψ1 इज इक्वल टू 1 माइनस Ψ2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं Ψ1 इज इक्वल टू 1 माइनस Ψ2। ठीक है, यहाँ से हम लिखते देखो डेल्टा पी, देखो सॉरी Ψ2 लिख लेते हैं, Ψ2 इज इक्वल टू 1 माइनस Ψ1। इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है Ψ1 है ना, तो देखो 1 माइनस Ψ1 ना, जहाँ से Ψ1 इधर भेजेंगे तो 1 माइनस Ψ1 आ जाएगा। देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट, ठीक है, 1 माइनस Ψ1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस Ψ1 हो जाता है Ψ2। ठीक है, तो ये इनटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो डेल्टा पी बाय P1 नॉट इज इक्वल टू Ψ2। ठीक है, देखो डेल्टा पी बाय P1 नॉट किसी बराबर होगा, Ψ2 बराबर, और डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन पेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कभी आता नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझाने की बता दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो चेंज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी हम जितना ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जितना ज़्यादा हम सोल्यूट डालेंगे उतना ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा लोअर होगा हमारा वेपर प्रेशर। तो देखो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Ψ2 के। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure depends on mole fraction of solute, यानी जो हम डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं, तो उसका कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कितना प्रेशर कम हो रहा है या कितना प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ेगा उतनी ऑब्वियसली कम ही होगा। तो कितना प्रेशर कम हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है हम कितना ज़्यादा नमक डाल रहे हैं उसमें। कम नमक डालेंगे कम प्रेशर लोअर करेगा, अगर हम क्या बोलते हैं ज़्यादा नमक डालेंगे तो वेपर प्रेशर और ज़्यादा कम होगा। यानी अगर हम बात करें कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा तो कम नमक डालेंगे तो कम होगा, अगर हम ज़्यादा नमक डालेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है और इसी का हम यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चाहिए तो नोट कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि बोर्ड 2015 सीबीएसई में आया हुआ है, बोला है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, एक सोल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर नहीं बन सकता, कितना है 10 ग्राम। तो गिवन मास कितना है, मास ऑफ सोल्यूट, जो अगर हम सोल्यूट को 2 मानते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को हमने 1 मानते थे और सोल्यूट को मानते थे 2, अगर हम सोल्यूट को भी लेट से बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट 2 है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा 1 है, सॉल्वेंट वाटर है तो हमने 1 मान लिया। ठीक है, आसानी के लिए अपने चाहे S और W भी मान सकते हैं, सॉल्यूट के लिए S, वाटर के लिए W, मगर ठीक है चलो M2 माना। ठीक है, कितना दिया मास ऑफ सॉल्यूट, दिया है 10 ग्राम। तो बोल रहे क्वेश्चन में इफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम वाटर, तो हमने प्रिपेयर किया है एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम है और सॉल्वेंट का कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम। फर्दर बोल रहा है इट हैज द वेपर प्रेशर ऑफ, जिसका वेपर प्रेशर कितना था 31.84 ऑफ मरकरी। तो देखो इसमें वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर किसकी बात करें, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे किसी बात चल रही है सॉल्यूशन की, है ना, सॉल्यूशन। इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg, यानी ये बोल रहा है कि इसमें जो वेपर प्रेशर है किसका है, यहाँ पे किसी बात चल रही है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 31.84, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 31.84। अगर आपको याद हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम निकालते हैं P1 से। ठीक है, अब बोल रहा है एट 308 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई ज़्यादा रोल है नहीं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, सोल्यूट के लिए हम 2 लिखते थे, ठीक है, तो मोलर मास सोल्यूट निकालना है हमको। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, देखो अगर यहाँ प्योर की बात है ना, तो प्योर वेपर प्रेशर को कैसे दिखाते हैं P1 नॉट, यानी सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है ना, 1 सॉल्वेंट हमारा। तो वेपर प्रेशर प्योर जो दिया है वो कितना दिया 32 mm Hg, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 32 mm ऑफ मरकरी दिया। तो यहाँ प्रेशर नापने का एक वो है यूनिट है, मरकरी के टर्म में नापते हैं, जैसे थर्मोमीटर में जब हम नापते हैं प्रेशर रखते हैं, या बैरोमीटर या मैनोमीटर में जब हम नापते थे प्रेशर, तो हम कैसे नापते हैं, वो हम नापते हैं इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है तो हमारा आंसर
सेम मतलब यूनिट है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आपका होता है डेल्टा पी बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट डालते हैं x2, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना चेंज होता है पी वन नॉट माइनस पी वन बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू साइड। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद करना इंपॉर्टेंट है। इसमें साइड होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ P1 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ P1 और होता है वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो याद रखने इसको लिखते हैं यहाँ पे P1 नॉट जो होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रेशर है, और इसके बाद राइट होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी हम कितना ज़्यादा नमक डाल रहे हैं या कितना ज़्यादा सॉल्यूट डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कितना प्रेशर कम होगा, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे P1 ये दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो इट हैज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है P1 नॉट कितना दिया है 32 माइनस P1 कितना दिया है P1 यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 31.84 डिवाइडेड बाय अगेन P1 नॉट है 32 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा N2 बाय N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन में बताया था आपको कि बहुत यूज होगा इसका, देखो हर जगह यूज हो रहा है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी बहुत जगह यूज होता है। तो बेसिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 32 माइनस 84 तो ये हो जाएगा 84 और 6 90 ओवर ये हो जाएगा 0.16 माइनस करेंगे तो 0.16 बाई 32। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। जनरली जो होता है, जनरली हम देखते हैं, ठीक है, कि जो आपका N1 होता है वो काफ़ी बड़ा होता है N2 से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 200 ग्राम आपका कौन है वाटर है। यानी जनरली अगर हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम दोनों को प्लस करेंगे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में यानी पानी जो है नमक का, अगर हम नमक डालेंगे सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट डालेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो पानी ज़्यादा लेते हैं हम, नमक कम लेते हैं, 1 चम्मच नमक 2 चम्मच नमक, और पानी 1 ग्लास 2 ग्लास ऐसे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो 36 जो है ये किसका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, और 0.02 जो है नंबर ऑफ मोल्स आपका सॉल्यूट का है। जब दोनों को प्लस करोगे कितना बनेगा 36.02। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा 36 लो या 36.02 वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो N1 काफ़ी बड़ा होता है N2 से, तो यहाँ पे N1 प्लस N2 लगभग कितना हो जाएगा N1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से अगर हम काटें तो 16 बन जा 16 और 16 टू जा, एक काम करो पहले इसको और आसान कर देते हैं। देखो 0.16 बाई 32, एक काम करते हैं ऊपर नीचे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ से अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 16 ये जाएगा 0.16 और ये जाएगा 32 100 इज इक्वल्स टू N2। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ गिवन मास कितना है, देखो गिवन मास कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है, और मोलर मास क्वेश्चन ने पूछा निकालने के लिए कैलकुलेट द मोलर मास। तो उसको अगर हम मान लें x को देख ली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है गिवन मास कितना दिया सॉल्वेंट का मास देखो 200 ग्राम, ठीक है, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे किसी बात हुई वाटर की, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है H2 यानी 2 प्लस 16 18 हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 18, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 मतलब 16 टू द 32 तो जाएगा 1/200। तो इसको हम आगे सॉल्व करें, देखो ये 1/200 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आएगा 10/x इंटू जो डिवाइड के डिवाइड में होता है ये रेसिप्रोकेट करके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 18/200, ठीक है। तो यहाँ 18/200 से 200 कट गया, ठीक है। ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में जाएगा, तो x हो जाएगा, देखो x इधर डिवाइड में हो जाएगा इंटू में 18 इंटू 10 यानी 180 ग्राम। तो कितना है 180 ग्राम निकल गया फाइनली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन से कोई इतना खास है नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने देखा ऑब्जर्व किया कि जहाँ पास एक प्योर सॉल्वेंट है,
एक प्योर सॉल्वेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है। और एक तरफ जो है हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें सॉल्वेंट भी है एंड सॉल्यूट भी है, ठीक है। यानी ये इसी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट मिला दें, वो क्या, जैसे कि नमक, पानी में नमक मिला दिया, ठीक है। नमक को हम दिखा रहे हैं लेट्स से ब्लैक से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक वाले नमक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ऐसा कुछ हमको दिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं, उस लिक्विड की उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होने लग जाए इनटू वेपर्स, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे ये लिक्विड गर्म हो गया, ये बॉईल हो रहा है, बॉईल होने का मतलब क्या है कि वो जो है पानी वो भाप में बन रहा है, वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिखने जाते लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का हम बोल सकते हैं इट इज द टेम्परेचर फॉर अ मटेरियल। अब देखो बॉईल कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि लिक्विड हो। अगर हम लोहे को पिघला दें और उसको बॉईल करने की कोशिश करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब हर एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इट इज द टेम्परेचर फॉर अ मटेरियल एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो जब मान लो ऊपर से इसको कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कौन, एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है ना। अब इसको अगर बाहर निकलना है, अगर बाहर मान लो जो आपका मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकालना है, इनटू द गैसियस फेज बन के बाहर निकालना है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो जब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या उसके बराबर हो जाएगा, तब क्या है वो बॉयल करने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेकिन तो दरवाज़ा है, मान लो जैसे कोई एक आदमी इसको रोक रहा है, ठीक है। यहाँ से इस दरवाजे को कोई एक आदमी रोक रहा है, ठीक है, ये रोक रहे हैं। अब मान लो ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको इस तरह धक्का दे रहा है, ठीक है। तो मान लो इसको खोलना है दरवाजे को, तो इसको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा या कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ये फोर्स जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर की फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको लगानी पड़ेगी 10 या तो 11, तब जाके ये खुलेगा। यानी 10 से हल्का से ऊपर 10.1 या 10.2 लगाएगा तो दरवाजा हल्का का खुलने लगेगा। तो यानी इसको अगर इस साइड जाना है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वैसे मान लो ये हमारे वेपर्स है और ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, इधर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर इस लिक्विड को या इस लिक्विड को गैस बन के स्केप करना है तो इसको प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि बाहर से लग रहा है, बाहर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वही होता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉईल कब करते हैं कोई लिक्विड, जब भाप निकलती है उसके अंदर से। भाप कब निकलेगी, जब ऊपर से लगने वाले प्रेशर से ज़्यादा हमारा अंदर से लगने वाला प्रेशर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम प्योर लिक्विड की बात करते हैं जिसका टेम्परेचर हम T1 नॉट दिखाएंगे, क्योंकि प्योर लिक्विड का टेम्परेचर हम नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल रोकने वाला है नहीं, तो जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उसको एनर्जी डायरेक्टली सप्लाई हो रही है। और क्या हो रहा है, ये आराम से स्केप कर जा रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या है, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमको, है ना। तो ये स्केप कर जा रहा है। यानी इसको अगर हम कम टेम्परेचर देंगे, लेट से 100 डिग्री सेल्सियस, तो भी क्या है, वाटर आराम से बॉयल होकर निकल रहा है। मगर वही बात करें हम अगर किसी भी सॉल्वेंट की जिसमें नमक मिला है, यानी किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों हैं, तो वहाँ पे देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा सॉल्ट को, और सॉल्ट नॉन वोलेटाइल होगा, ये नहीं, यानी ये भाप बनेगा नहीं खुद। जब खुद भी नहीं बनेगा और बाकी नीचे से आने वाले पार्टिकल को रोकेगा भी, क्योंकि खुद भी ऊपर नहीं जा रहा और नीचे से पार्टिकल को रोक भी रहा है, तो उस केस में हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो T1 है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेट से हमने बढ़ाया, ठीक है, तो हम बढ़ा नहीं इसको, 100 डिग्री सेल्सियस था, अभी इसको हमने 101 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो इसको हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम इसको हीट दे रहे हैं वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है, इस पार्टिकल को इंटरनल एनर्जी सप्लाई कर रही है। थर्मोडायनामिक्स याद होगा ना, जिसमें हम हीट देते हैं तो क्या है, पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी और वो एनर्जी का यूज करके वो स्केप करेगा, है ना। तो भी क्या हुआ, इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 102 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसको थोड़ी और एनर्जी मिल गई। फिर ये कोशिश कर रहा है बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टिल ज़्यादा है, क्योंकि इसको सॉल्ट रोक भी रहा है, तो आपके बाद इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर फाइनली करते करते हमने इसका टेम्परेचर लेट से बढ़ा दिया 110 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तब उस टाइम क्या है, तब इस पर एनर्जी काफ़ी इतनी आ गई कि ये क्या है, इससे स्केप कर रहा है। तो यानी इस टाइम से बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम देखें कि प्योर सॉल्वेंट है, उसमें अगर हम सॉल्यूट मिला देते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज कर जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज उसको स्केप करने के लिए, उसको भाप बन के उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू पहले, बिकॉज यहाँ पे रोकने के लिए कौन है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर एलिवेट कर रहे हैं, तो देखो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 110 डिग्री हो गया, कितना बढ़ गया, 110 माइनस 100,
कितना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चाहिए अब इसको बॉईल करने में। चाहिए क्या हो जाता है एलिवेशन। कितना एलिवेट कर गया, पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, अब वही उसी को गर्म करने के लिए हमको 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़े, तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको लिखना चाहिए सकते हैं टू बॉइल अ लिक्विड ठीक है, या टू बॉइल अ प्योर सॉल्वेंट द टेम्परेचर required is less than the solution because in case of solution the temperature, या तो हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी will be required more for molecules या for solvent molecules to escape किसको escape होने के लिए, the solute particles, सॉलिड पार्टिकल को हटा के वापस ऊपर जाने के लिए तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है। कितना राइज कर जाता है, टेम्परेचर डेल्टा टी जो है राइज कर जाता है, कितना करता है 110 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। 110 क्या है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस T1 नॉट क्या है टेम्परेचर ऑफ किसी भी प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे आया था, अब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। क्या देखा गया कि जो डेल्टा टी है यानी जो कितना एलिवेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के, ठीक है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं Kp यानी बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। एंड फाइनली जो टेम्परेचर राइज करेगा किससे बराबर होगा Kb यानी बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था जिसका टेम्परेचर T1 नॉट था यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, हमने इसमें नमक डाल दिया और नमक क्या कर रहा है उसको पार्टिकल्स को जो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्केप करने नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। टेम्परेचर बढ़ाए तो हमने टेम्परेचर राइज किया, कितना राइज किया T1 माइनस T1 नॉट, यानी जितना टेम्परेचर फाइनली बढ़ गया और जितना इनिशियल था तो हमने माइनस किया। तो यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट का वो आ गया कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट राइज कर, यानी कितना ज़्यादा हम एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, यानी कितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, यानी मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डिवाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी को एम लिख देते हैं, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा राइज कर रही है टेम्परेचर वो डिपेंड कर रहा है कि हमने कितना ज़्यादा नमक डाला है उसके अंदर। पानी में ज़्यादा नमक डालेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, पानी में कम नमक डालेंगे तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको उसी को बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो ये फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई किसकी, चेंज इन यानी राइज इन टेम्परेचर की, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो नोट कर लें फिर बोर्ड से क्वेश्चन करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक क्वेश्चन है जो कि अगर आप नोटिस करें CBSE 2012 दिल्ली में 2010 2012 में आया 3 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो बोले सोल्यूशन बनाया जिसमें ग्लिसरॉल को हमने मिलाया 500 ग्राम पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपको मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना 500 ग्राम। आगे बोला सोल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42, तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी T1 जो है वो है 100.42, है ना। और T1 नॉट अगर हमको याद हो आपको तो वाटर कितने पे बॉइल करते हैं क्योंकि सोल्यूशन में वाटर है, तो प्योर सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे वाटर, तो सॉल्वेंट मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपके कॉमन सेंस में इस लेसन क्वेश्चन में दिया नहीं, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी डिसॉल्व टू मेक द सोल्यूशन। तो बोले कितना मास हम डालें यानी मास सॉल्यूट कितना डालें ये निकालना है हमको, ठीक है, हमको निकालना है, इसको हम एक्स मान थोड़ा देख ले। और ग्लिसरॉल का हमको मोलर मास दिया है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास जो हो जाएगा ग्लिसरॉल का हो जाएगा 3 × 12 36 प्लस 8 × 1 8 प्लस 3 × 16 48, 8 8 16 एंड 6 22 2 कैरी 2 3 5 5 4 9 यानी 92, तो आपका मोलर मास आ गया किसका
ये ग्लिसरॉल का, ठीक है। Kb दिया है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर 0.512 किलो केजी सॉरी, हाँ किलो केजी पर मोल, ठीक है। तो ये भी दिया हमने क्वेश्चन में। आगे केल्विन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सब दिया हुआ है, ठीक है। हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का, इसको टीबी से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। आपको बुक जो एनसीईआरटी में लिखा है, ये होता है केबी इंटू मोलैलिटी। चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, T1 यानी 100.02 माइनस जो ओरिजिनल टेम्परेचर होता है प्योर सॉल्वेंट का 100 बिकॉज के बी। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है, हाँ दिया है 0.512 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ वाटर इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर इन केजी रखना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कहाँ है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और बोला है मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है, मोलर मास हमने निकाला था, कितना आया था 92। तो गिवन मास क्वेश्चन में दिया है, मोलर मास हमको निकालना है क्वेश्चन में, सॉरी मोलर मास दिया है, गिवन मास निकालना है। और उसके क्या है, मास ऑफ वाटर इन केजी, केजी में रखना होता है। तो इसमें दिया है मास ऑफ वाटर ग्राम में, तो यहाँ पे जाएगा 500/1000। केजी में करेंगे तो डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 100 माइनस 100.42 माइनस 100 जगह 0.42 जगह 0.512 इंटू एक्स बाय 92 इंटू, देखो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 पर इंटू हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये 0.42, ठीक है, ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में 0.42 डिवाइड बाई 2, देखो ये डिवाइड में आ गया। और ये एक्स बाय 92 इंटू में चला जाएगा 92 बाय ये 0.512 डिवाइड में जाएगा 0. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों इंटू में हो जाएगा डिवाइड में। तो 2 से कटेगा 45 46, ये 46 हो जाएगा। और ये 0.512, देखो 0.512 अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान सकते हैं, क्योंकि 0.512 है ना, आधा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आधा। देखो 0.512 जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1/2, ठीक है, तो लिखते हैं 1/2 एंड फर्दर इसको जब हम ऊपर भेजेंगे 2 तो हो जाएगा 46 इंटू 2 इंटू 0.4। कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा 46 92 इंटू 0.42, तो जाएगा 92 इंटू 42, 2 to the 4 18, 4 to the 8 9 4 to the 36, तो जाएगा 4 8 8 16 1 कैरी 6 7 8 3 38.64 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर है क्योंकि हमने यहाँ पे 0.512 दिया, तो कितना आ गया 38.64 ग्राम। ये आ गया हमारा क्या जो निकाला था मास ऑफ सोल्यूट, यानी हम कितना सोल्यूट कितना ग्लिसरॉल उसमें डाला होगा 38.64 ग्राम ग्लिसरॉल डाला होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड से क्वेश्चन है, प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया सीबीएसई 2012, दिल्ली में 2010 और 12 में। इसके बाद अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तीसरी, वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले देखें, अगर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल का या किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो, यानी उसका वेपर प्रेशर सॉलिड की तरह भी हो और लिक्विड की तरह। देखो अगर जहाँ पे स्टेट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जहाँ पे लिक्विड बनने लगता है इनटू सॉलिड, है ना, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए। जिस पॉइंट पे अगर हम ऐसे टेम्परेचर की बात करें जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम बोलें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो वाटर इसमें फ्रीज होता है, मगर ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज कर जाता है, इस पे आइस बन जाती है, मगर आइस बनना शुरू कहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है किसी भी, हम लिख देते हैं इट इज द टेम्परेचर for any material at which its vapor pressure for liquid and solid states are equal।
तो जहाँ पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं या उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम बात करें एक ग्राफ में, हमारे पास ये लेट से वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें एक प्योर सॉल्वेंट की, अगर हम बात करें एक प्योर सॉल्वेंट की, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक सोल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना। ये तो हमने ऑब्जर्व किया था कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है, एक प्योर पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा जो सोल्यूशन होता है ना। सोल्यूशन में क्या होता है, नमक होते हैं, उसको इवोपरेट होने नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे अगर हम सॉलिड स्टेट का बनाए, सॉलिड स्टेट का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, देखो सॉलिड स्टेट यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करे, तो इसका अगर हम टेम्परेचर प्लॉट करें तो ये है, तो ये है ना। अब ये देखो टेम्परेचर सिर्फ बढ़ रहा है, यानी ये अगर टेम्परेचर T2 है, ये T1 है ना। तो देखो प्योर सॉल्वेंट के केस में टेम्परेचर ज़्यादा है और सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर कम हो गया, यानी ये टेम्परेचर कम हो रहा है ना, टेम्परेचर क्या है, कम हुआ। कितना कम हुआ, T2 माइनस T1। यहाँ लिखते हैं इसको, प्योर सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर लिखा था T1 नॉट, और इसके लिए सॉल्यूशन के लिए T1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं T1 नॉट माइनस T1 क्या होता है, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है। यानी देखो सोल्यूशन का टेम्परेचर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो कम है और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट का। और वहीं पे अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट का, देखो टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ये भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कम है। तो यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन का कम हो जाता है। यानी अगर हमको फ्रीज करना है किसी भी सोल्यूशन को, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, है ना। यानी अगर कोई नॉर्मल पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो रहा है, तो उसमें अगर हमने नमक मिला दिया पानी में, तो -2 डिग्री सेल्सियस से -6 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया हमने। क्या पे स्टे ऑन ऑन एडिंग सॉल्यूट, ऑन एडिंग सॉल्यूट टू द solvent, the freezing point for that solution is depressed या तो decreased by some अमाउंट। ये देखा गया सम अमाउंट। अब कितना डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को हमने डेल्टा टी भी दिखाया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ दिखा रहे, कितना करेगा, T1 नॉट माइनस T1, यानी जो हमारे सॉरी T1 नॉट माइनस, यानी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर उसमें से माइनस कर देंगे कितना, आपका एक सोल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वही सेम चीज़ जो डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, तो अगेन अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, वहाँ पे था बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और m होता है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर केजी। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी इन केजी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। बट ये तो रही बात कि क्या बोलते हैं बुक में या एनसीईआरटी में कहते हैं, मगर रियल जो हम देखते हैं, रियल में अगर हम देखते हैं आइसक्रीम वाले भैया जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो बर्फ़ का जो पूरा का पूरा वो अरेंजमेंट होता है उसमें नमक डालते रहे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज जब नमक हम डालते हैं तो क्या होता है कि उसको वो बर्फ़ जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है ना। नमक हमने सॉल्यूट किया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिससे इसको लेटेंट हीट चाहिए होगी, अब लेटेंट हीट वो कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, क्या बोलते हैं, बगल में रखी हुई कुल्फी आइसक्रीम वगैरह से ना, तो उससे क्या होता है, वो जो कुल्फी आइसक्रीम है वो जम जाती है और तेजी से। ठीक है, तो ये उनकी ट्रिक होती है। बट अगर हम देखें ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो एक पानी का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफेक्टली होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है परफेक्टली होती है। ठीक है, ऐसे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, एकदम परफेक्टली होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चार्जेस होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अगर इसको हम देखें दो मॉलिक्यूल को, तो एक H है, एक O है, एक O है, H है, H है। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड होता है ना, इनके बीच में बॉन्ड होता है। तो क्या होता है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है, हल्का सा पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच लेता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है इस पर नेगेटिव। अब देखो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, इससे
अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये भी इससे हो जाएगा और ये भी इससे हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच ऐसे कुछ अट्रैक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। मगर हम वही बात करें NaCl की, तो अगर इसके बीच में नमक आ जाएगा NaCl, तो क्या करता है वो इस बॉन्ड को तोड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो परफेक्टली अरेंज हो नहीं पाती, और जब परफेक्टली अरेंज हो नहीं जाती तो आइस वो इजीली बनेंगे नहीं, बर्फ में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब बर्फ में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर हमको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा जबरदस्ती करवाने के लिए, ठीक है, यानी हमको और ज़्यादा अमाउंट ऑफ उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा ठीक है। तो ये होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आया, तो न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक प्रीवियस ईयर का। जैसे क्वेश्चन ये है आपका CBSE 2014 में आया, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है हमको कितना, 256 ग्राम, ये मोलर मास है, ठीक है। तो वी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी सॉल्वेंट दिया है बेंजीन, इसका हमको मास दिया है, ठीक है, इसका हमको मास दिया है बेंजीन का 75 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन, तो चेंज इन टेम्परेचर यानी जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया है, एक 0.48 केल्विन, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है कि F इज इक्वल टू 5.12 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो हमको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड निकालना। फॉर्मूला के हिसाब से तो डेल्टा TF होता है, वो होता है KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है, KF इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ डेल्टा TF दिया है, कितना दिया है 0.48, और KF कितना दिया है 5.12, ठीक है, काम करते हैं, इक्वल्स टू 5.12 इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या होता है निकालना क्या हमको, मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड यानी मास ऑफ द सॉल्यूट को हमने x मान लिया, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, गिवन मास जो कि हमको नहीं दिया, बाय मोलर मास जो कि हमको दिया है 26, डिवाइड बाय आगे दिया है डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 75 ग्राम ना, इसको किलो केजी में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, केजी में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इसको हम फर्दर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.48 इज इक्वल्स टू 5.12 इंटू एक्स, देखो डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय, ये डिवाइड पे तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 75 तो ऑलरेडी डिवाइड, समझ में। इसको उल्टा करके हमने पलट दिया तो भी वही चीज आएगा, ऐसे इसको उल्टा करके रेसिप्रोकेट कर दो तो 1000 ऊपर जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर 75, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि दो पॉइंट को हटा दें, देखो यहाँ पे 5.12 ना, इसमें से अगर एक पॉइंट हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से 2 0 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 0 हट जाएगा, यहाँ से 512 तो 56 टू द 512 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 0.48 इंटू, देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, और इज इक्वल्स टू एक्स, 2 10 का 20 उधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो 2 इंटू 10 20 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये जाके इंटू हो जाएगा, तो यहाँ से 48 इंटू 7.5, 48 इंटू 75, 5 इंटू 40 0 4 कैरी 5 4 20 24 सॉरी 63 56 7 6 5 कैरी 7 4 28 30 33, ठीक है, 5 40 240 हाँ 56 सही, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें सॉल्व करें तो 0 0 1 कैरी 3 4 5 6 एंड 3 6 36 100 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना पॉइंट था, 2 पॉइंट था, तो 2 पॉइंट यहाँ से हम आगे लगा देंगे, ठीक है। तो जाएगा 36 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36, इसको इंटू 36 आएगा बाय 20, काटोगे तो 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16, यहाँ पे 0 लगा तो 1.8 ग्राम से आगे हमारा क्या, मास ऑफ द कंपाउंड, यानी इतना ग्राम हमने क्या रहा था, वो कंपाउंड रहा था बेंजीन में, ठीक है। तो मास कितना था 1.8 ग्राम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, CBSE 2014 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लें। तो इसके बाद लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है 4th नंबर पे, जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो क्या होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लेट्स से हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम उसको बोलते हैं
जिसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे सॉल्वेंट तो पास हो सकता है, यानी पानी तो पास हो सकता है, मगर जो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे नमक हैं वगैरह, जितने भी सॉल्वेंट में डिजोल्व के शुगर, नमक, तो रुक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी पास कर पाएगा। तो इतना छोटा छेद होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर जाए, सॉलिड रुक जाए। तो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, जनरली जो बनती है, जैसे मान लो आपकी एग की स्किन है ना, जो अंडे के ऊपर का जो छिलका है, जो व्हाइट कलर का होता है, तो वो भी क्या है, एक ऑस्मोसिस लेयर हो सकती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इवन कुछ पुराने टाइम में जैसे जानवरों की जो चमड़ी होती है, तो उससे भी क्या करते थे, एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते थे, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। आजकल तो जो आर्टिफिशियल बन रही है तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सोल्यूशन रखी है, ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन है, एक तरफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम। मान लो यहाँ पे 1 लीटर पानी है, यहाँ पे 1 लीटर पानी है, यहाँ पे 200 ग्राम सॉल्ट है, यहाँ पे ओनली 2 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो पानी क्या होता है कि जहाँ पे पानी का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, पानी वहां मूव करता है जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी है, 2 ग्राम आपका वो है, तो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पानी की निकालें तो 1 लीटर पानी है, यानी 1000 ml, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये कितना है, सॉल्ट कितना है, ये आपका 1002 ग्राम, ठीक है। यानी 1 लीटर पानी है, उसमें 2 ग्राम सॉल्ट, तो 1000 प्लस 2, 1002 के। और इस तरफ हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो 1 लीटर पानी है, यहाँ पे नमक कितना है, नमक है 200 ग्राम, और पानी कितना है 1000 ग्राम, तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया 1200 ग्राम, यहाँ पे 1002 ग्राम। तो अगर हम निकालें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो लगभग लगभग 1002 अप्रोक्सीमेटली 1000 ही होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1, यहाँ पे देखो 10/12, यानी हो जाएगा लगभग लगभग काटोगे 5/6, 5/6, यानी लगभग लगभग 5/6% है, ठीक है। 5/6%, यानी 0.8 के आसपास, 6 × 48, हाँ 0.8 के आसपास होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1% है, ठीक है, यहाँ पे 1% है, यानी 100% है, यहाँ पे 80% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है। कॉन्सेंट्रेशन के टाइम में बात करें, दोनों का पानी का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर 1 लीटर, मगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पानी की कम है, इधर ज्यादा। देखो 80%, इधर 100%। पानी यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगा, ठीक है, इस परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ पानी, यानी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, सॉलिड रुक जाएगा, नमक वहीं रुका रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पानी आता जाएगा जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी यहाँ पे भी 80% से 90% ना हो जाए, और यहाँ 100% से 90% ना हो जाए, तब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी, तब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करता रहेगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, the process of flow of solvent through semi permeable membrane from higher concentration to lower concentration is called osmosis, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर 2 साल तो सीधे सीधे डेफिनेशन पूछा है, और होता क्या है पूछा है 2 साल सीबीएसई में 2010 और 2014 के पेपर जो हुआ था बोर्ड्स का, उसमें पूछा गया था व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये 2 बार पूछा गया। इवन दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया काफी बार कि क्या होता है ऑस्मोसिस और क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन याद रखनी है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मान लो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमने प्रेशर क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं से प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर ऐसे ट्रांसफर होगा, और जब पानी आ रहा है इस पानी को रेजिस्ट करेगा फ्लो को। तो जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं जिससे पानी जो है वापस आए, मतलब पानी जो आ रहा है, पानी आना रुक जाए, ठीक है, वापस यहाँ से पानी ना चले जाए। देखो अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पानी भी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने लगेगा दोबारा, ठीक है। हम उतना प्रेशर लगाएं कि ना पानी यहाँ से यहाँ आए ना पानी यहाँ से आए, इवन दो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस भी हो। मान लो यहाँ पे 10% पानी है, यहाँ पे 90% पानी है, या 100% पानी है, बट स्टिल पानी यहाँ से यहाँ ना आए, इतना प्रेशर हम अप्लाई करें कि यहाँ से जो प्रेशर लगे वो कितना हो जाए, बराबर हो जाए दोनों तरफ के प्रेशर के बराबर। तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द लोअर concentration side so as to stop the flow of solvent into the solution। तो उस पानी को रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर हम अप्लाई करेंगे
जितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पानी को फ्लो, मतलब जो सॉल्वेंट का फ्लो को रोकने के लिए, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, तो देखो ऑस्मोसिस होना कहाँ दिखाना चाहिए था, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ पानी को फ्लो करना चाहिए था, मगर हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने लगा, तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी हम प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस लेयर से जबरदस्ती पानी पास करा रहे हैं, सॉल्वेंट पास करा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये आजकल जो हम लोग के घर में आरओ लगा होता है ना, आरओ, वो क्या होता है, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें एक बहुत पतली सी लेयर होती है, जिसमें एक साथ प्रेशर लगाते हैं और पानी जितने भी नमक या सॉल्वेंट पार्टिकल है, या तो क्या बोलते हैं मिनरल्स वगैरह है, या तो क्या बोलते हैं आपके जो सॉल्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो रुक जाती है एक तरफ। इसलिए हम बोलते हैं आरओ का पानी जो है ना, मतलब अक्सर लोग बोलते हैं आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी रुक जाती है, क्योंकि मिनरल्स भी क्या है, सॉल्यूट है, तो वो भी पास नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। बट वो अब आजकल जो डिज़ाइन हो रहे हैं, तो उसमें ये सब जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड सेट कर दिया है कि मिनरल्स भी पास हो जाए, या तो मिनरल्स ऐड कर देते हैं, वो सब है। बट स्टिल जो बात होती है वो ये होती है कि जितना प्रेशर हम अगर अपोजिट साइड में लगाएं, ताकि अपोजिट साइड से, मतलब जिस साइड से फ्लो होना चाहिए, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉलिड फ्लो करने लगे, इससे जब इतना प्रेशर लगा दें तो उसी को हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट हुआ लैब में, तो देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है, कैपिटल पाई से। पाई इज इक्वल्स टू, पाई प्रोपोर्शन होता है मोलैरिटी के, ठीक है, तो बोल रहे हैं मोलैरिटी के प्रोपोर्शन होता है। अब मोलैरिटी के लिए तो सिंबल कैपिटल एम होता है, मगर यहाँ पे एनसीईआरटी में सी लिया है, इसलिए सी लेके चलते हैं, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो कौन सा आता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज मोलैरिटी, ठीक क्या होता है मोलैरिटी, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यस, आर की वैल्यू जो होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू 8.31 लेते थे हम लोग लास्ट ईयर फिजिक्स में, यहाँ पे हम लेंगे 0.083, ठीक है, कितना होगा 0.083, इसकी यूनिट होती है लीटर बार पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये हम वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू 8.31 नहीं लेनी, 0.081 लेनी है, क्योंकि मोलैरिटी हम किस में रखते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, तो वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं मोलैरिटी में, इसलिए इसकी यूनिट भी लीटर में होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, इसकी हम वैल्यू लेते हैं 0.083, याद रखना 0.081 लेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं लास्ट ईयर का। जैसे ये क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है कितना है, 1 लीटर में इतना ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.2 बार एट सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज और पानी का, एक ग्लूकोज और किसी का भी हो सकता है, सॉल्यूशन नाम नहीं दिया, तो अब एक ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, लेट्स से ग्लूकोज और पानी का ही है, तो उसमें 300 केल्विन पे जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 36 ग्राम है ना, इन 1 लीटर, ठीक है, एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.981। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी आर टी। तो आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है पहले सॉल्यूशन का, वो कितना है 4.98 बार, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, ठीक है। तो 4.98 इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है ग्लूकोज का, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 180 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है प्रेजेंट पर लीटर यानी 1 लीटर, ठीक है, इनटू आरटी। तो इसको अगर निकालेंगे 4.98 इज इक्वल्स टू 36/180, से काटोगे तो 2 आएगा एंड यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 0.2 आरटी, ठीक है, यह है हमारा आंसर। तो बोल रहा है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर भी सेम है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। तो बोले अदर सॉल्यूशन में हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कोई जरूरत नहीं इसमें टेम्परेचर मेजर करने की। देखो हम बताते हैं, अगर हम बोलें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पाई 1 बाय पाई 2 कितना होगा, रेशियो निकालें पाई 1 बाय पाई 2, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 बाय लिक्विड 2 कितना होगा, सी आर टी बाय सी आर टी। यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, एक होगा C1 एक होगा C2, देखो सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट भी कट गया, तो यहाँ से पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाय C2।
पाई1 कितना दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर पहली वाली सॉल्यूशन के लिए 4.98 और कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसकी 0.2 आरटी तो कटी गया है, ठीक है, इसको हम काट ही दिए तो इतना ही लिख देते हैं, ठीक है, ये आरटी हमने काट दिया बाद में, ठीक है। डिवाइड बाय पाई2 कितना दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे लिक्विड का 1.52 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी निकालनी है, ठीक है, इसी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में दे जाएगा तो इंटू में जगह 0.2 इंटू 1.52 डिवाइड बाय 4.98, ठीक है, 4.98। तो सॉल्व करेंगे अगर क्या काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हटाया, यहाँ से 2 पॉइंट हट गया 498, यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो यहाँ एक जीरो बढ़ गया, तो जगह 2 to the 4 2 5 the 10 0 1 कैरी 2 1 2 304/4980। इसको सॉल्व कर लें अगर तो 304/4980, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें या एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, चलो इतने कर देते हैं, पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा 4980, 5 आता है, 5 लगा तो 6 4980 तो 6 6 0 0 6 8 48 8 4 कैरी 6 9 54 8 5 कैरी 6 4 24 39, तो लगभग हाँ इतना ही आता है, इसका बढ़ जाएगा तो 0.6 सॉरी हाँ 0.6 पॉइंट डाला, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, ठीक है, 3 तो 4 था ना, 1 2 3, ठीक है, यहाँ 4.98 1 2 3 सही, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट डाला जीरो लग गया, तो यहाँ पे एक और मतलब एक और जीरो डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा 340, यहाँ पे आएगा 6 टाइम्स में 29880 माइनस किया तो इतना ही लिखते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आया कितना आ गया 0.06 के आसपास, ठीक है, 0.06। अब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, मोलर या तो मोल्स पर लीटर, तो जो डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, सीबीएसई 2011 क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन 2019 में भी आया था इसी का। सो बस आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपको बचा है एबनॉर्मल मोलर मास, वैन हॉफ फैक्टर और उसके न्यूमेरिकल्स, वो भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और जो आज हमने पढ़ा है इसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होता है इसको भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो दो सोल्यूशन है, यहाँ पर दो सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा, दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह रिवर्स ऑस्मोसिस हमने बताया था आपको क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड पे और वो जो सॉल्वेंट है वो मूव करने लगे कहाँ, उल्टी डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके ऊपर बेस आरओ प्लांट होता है या आरओ जो मशीन लगती है वो होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, 2-3 साल पूछा गया ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा घर में, ईजी है, डेफिनेशन है छोटी छोटी, समझ में आ जाएगा। और इससे जो मेन टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, उसके बाद वैन हॉफ फैक्टर, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बस आज पे इतने रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।